और इस वक्त बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है, जहां काबुल एयरपोर्ट के गेट के करीब धमाका हुआ। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। खुदकुश धमाके का भी शुबा जाहिर किया जा रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, जहां काबुल एयरपोर्ट के गेट के करीब धमाका हुआ है और इस धमाके को लेकर कहा जा रहा है कि यह खुदकुश धमाका भी हो सकता है। तो एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट पर, जहां पर लगातार झड़पों की खबरें आती रही हैं, तकरीबन 20 अफराद अभी तक काबुल एयरपोर्ट पर हलाक हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, और शुरुआती तस्वीरें भी न्यूज़ 18 उर्दू के पास आ गई, यह धमाके के बाद की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जख्मी लोगों को भी देखा जा सकता है और इसके अलावा लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। कई अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, जहां काबुल एयरपोर्ट के गेट के करीब धमाका हुआ है। इस धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं और कहा जा रहा है कि खुदकुश धमाका भी हो सकता है। धमाके के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। इस धमाके के बाद की जो तस्वीरें वो भी न्यूज़ 18 के पास आ चुकी हैं। एयरपोर्ट के पास की तस्वीर भी आप देख सकते हैं और धमाके के बाद जिस तरह से धुआं उड़ रहा है उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इससे पहले खबर आई थी कि एक तैयारे पर भी फायरिंग की गई थी, लेकिन उसकी मुसद्दका इतला नहीं आई। लेकिन ये जो धमाका हुआ है इसकी बाकायदा मुसद्दका इतला है और इसके बाद की तस्वीरें भी न्यूज़ 18 उर्दू के पास आई हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यह धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद एयरपोर्ट के आसपास धुआं उठता हुआ दिख सकता है। और यही वजह है कि धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है काबुल एयरपोर्ट पर। इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। हम आपको बता दें कि तालिबान के तसल्लुत के बाद काबुल एयरपोर्ट पर लगातार झड़पों की खबर आती रही है और अब तक अगर हम बात करें पिछले एक हफ्ते में काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के चलते तकरीबन 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। कई अफराद इस फायरिंग में जख्मी हुए हैं और आज जो बड़ी खबर, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। खुदकुश धमाका भी इससे बताया जा रहा है, लेकिन अभी इसके मुसद्दका इत्तलात नहीं है। लेकिन जो धमाका है इसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। धमाके के बाद किस तरह से लोगों में खौफ और डर है। जो जख्मी लोग हैं वो एयरपोर्ट के बाहर भागते हुए नजर आ रहे हैं। खुदकुश धमाके का शुबा जाहिर किया जा रहा है। धमाके के पीछे आईएस के हाथ होने का भी शुबा जाहिर किया जा रहा है। तो हालात अफगानिस्तान में बहुत खराब हैं। हालात नाजुक लगातार बने हुए हैं तालिबान के आने के बाद से ही काबुल में। और इस वक्त एक और तस्वीर न्यूज़ 18 उर्दू के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट के बाद धमाके के बाद किस तरह से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकलते हुए इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। दो तस्वीरें, एक तस्वीर में धमाके के सीधे बाद की तस्वीरें और दूसरी जो वीडियो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वीडियो जिसमें धमाके के बाद लोगों में डर और खौफ है और लोग अफरा तफरी का माहौल है और लोग एयरपोर्ट से घरों की तरफ अब भाग रहे हैं। एक बड़ी तादाद काबुल एयरपोर्ट पर कई रोज से, पिछले एक हफ्ते से जमा है और ये लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं। और शायद यही वजह है कि लगातार काबुल एयरपोर्ट पर हालात संगीन बने हुए हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो सिर्फ काबुल एयरपोर्ट पर 20 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें कई बार फायरिंग हुई है। और आज जो खबर आई ये बहुत डरावनी खबर है कि काबुल एयरपोर्ट पर बाकायदा धमाका हुआ है। इस धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जख्मियों को लोग लेकर एयरपोर्ट के बाहर निकल रहे हैं। हालांकि अभी इसमें कोई हलाक हुआ या नहीं इसकी इत्तला नहीं आई है, लेकिन कई अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं। और हम आपको बता दें कि बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है कि इस तरह के और धमाके काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास हो सकते हैं। जी हां, क्योंकि लगातार यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि काबुल में हालात खराब हो सकते हैं तालिबान के आने के बाद से। हालांकि हालात काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में खराब हैं और यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि बड़े धमाके हो सकते हैं। और अभी भी इस धमाके के बाद भी यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है
कि मजीद धमाके काबुल एयरपोर्ट के आसपास हो सकते हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि इस धमाके में अभी तक 15 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। धमाका इतना शदीद था कि चारों तरफ धुआं ही धुआं काबुल एयरपोर्ट पर नजर आ रहा था। और उसके बाद की सीधी जो तस्वीरें हैं वो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तो धमाके के पीछे आईएसआईएस के हाथ होने का भी शुबा जाहिर किया जा रहा है। और इसके अलावा काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गेट पर बाकायदा धमाका हुआ है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग जमा थे। और शुरुआती जो खबर मिल पा रही है कि तकरीबन 15 अफराद इस धमाके के शिकार हुए, यानी 15 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। और बाकायदा अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मजीद धमाके हो सकते हैं। तो हालात लगातार अफगानिस्तान के खराब हैं, और खासतौर से काबुल एयरपोर्ट, जहां पर बड़ी तादाद में लोग जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, और इसके अलावा जो गैर ममालिक के लोग हैं वो भी, जो फॉरेनर्स हैं वो काबुल एयरपोर्ट पर जमा थे जिस वक्त यह धमाका हुआ है। और इस धमाके में तकरीबन 15 लोगों के जख्मी होने की शुरुआती अभी तक की खबर आ रही है। इस धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें, और इस धमाके के बाद का जो वीडियो है वो भी न्यूज़ 18 उर्दू आपको दिखा रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में डर है। जो जख्मी लोग हैं, लोग उन्हें लेकर एयरपोर्ट के बाहर निकल रहे हैं। तो पिछले एक हफ्ते से काबुल एयरपोर्ट पर लगातार झड़पों की खबरें आ रही है। और इन झड़पों में जिस तरह की फायरिंग हुई है, इसमें तकरीबन 20 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। और आज जो धमाका हुआ है इसमें भी 15 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। और इस बीच बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। फ्रांस ने एक और हमले का अलर्ट जारी किया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट के गेट पर धमाका हुआ है और फ्रांस ने बाकायदा मजीद हमलों की जानकारी दी है। उसने अलर्ट जारी किया है कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास मजीद हमले हो सकते हैं, मजीद धमाके हो सकते हैं। तो बताया गया है कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास के जो होटल हैं उन्हें भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर एक और धमाके का अलर्ट जारी किया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर एक और धमाके की खबर भी आ रही है इस वक्त। जी हां, एक धमाका हुआ है जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा एक और धमाके की खबर आ रही है। बाकायदा इस पर अलर्ट भी जारी किया गया था कि इस धमाके के बाद मजीद धमाके मुतवक्के हैं, मजीद धमाके हो सकते हैं। लोगों को बाकायदा अलर्ट कर दिया गया है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं, क्योंकि लगातार काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की बड़ी भीड़ मौजूद है, जहां पर कई ममालिक के लोग हैं। खुद अफगानिस्तान के वो लोग हैं जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। तालिबान के आने के बाद एक बड़ी तादाद लगातार काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है। और इस बीच जो धमाका हुआ है इसमें 11 अफराद के हलाक होने की खबर आ रही है। जहां इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें कि इस धमाके में 11 अफराद के हलाक होने की खबर आ रही है। कई अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं और इस धमाके में अभी तक 11 अफराद के हलाक होने की खबर आई है। जो शुरुआती खबर है यह तादाद अभी बढ़ सकती है, क्योंकि यह धमाका काफी बड़ा बताया जा रहा है। एयरपोर्ट के मेन गेट पर यह धमाका हुआ है, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरुआती तौर पर जो इत्तलात मिल पा रही है वो यही है कि इस धमाके में 11 अफराद हलाक हुए हैं और इसके अलावा कई अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं। तो जो शुरुआती खबर आ रही है हलाकतों की, उसमें 11 तादाद निकल कर आ रही है और कई अफराद अभी जख्मी हैं। आगे हम इस पर लगातार नजर बनाए रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि अभी भी फ्रांस ने मजीद धमाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों से मोहतात रहने को कहा गया है। तो आपको बताते चलें कि तालिबान के आने के बाद से ही लगातार काबुल और पूरे अफगानिस्तान में हालात खराब हैं। खासतौर से काबुल की अगर हम बात करें तो यहां पर लगातार पिछले 2 हफ्तों से, जब से तालिबान का तसल्लुत हुआ है, तालिबान का कब्जा हुआ, उसके बाद से ये हालात लगातार खराब हैं। काबुल एयरपोर्ट पर पिछले हफ्ते हमने देखा कि कई बार झड़प और फायरिंग में तकरीबन 20 अफराद हलाक हो चुके हैं, कई अफराद जख्मी हुए हैं। और अभी अभी जो बड़ी खबर आई वो यही है कि काबुल एयरपोर्ट के मेन गेट पर धमाका हुआ है, जिसमें 11 अफराद हलाक होने की शुरुआती तौर पर खबर आ रही है और इसके अलावा कई अफराद के जख्मी होने की खबर आ रही है। काबुल एयरपोर्ट पर
एक और धमाके की खबर इस वक्त मिल रही है। जी हां, पहला धमाका हुआ जिसमें 11 अफराद के हलाक होने की खबर आई और अब एक और धमाके की इस वक्त खबर आ रही है। फ्रांस ने पहले ही अलर्ट किया था कि काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास धमाके हो सकते हैं और इस धमाके के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। बाकायदा खुदकुश धमाके का शुबा जाहिर किया जा रहा है जिस तरह का यह धमाका हुआ है और इस धमाके के पीछे आईएसआईएस के होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको बता दें ताजा इत्तलात कि काबुल में एक और धमाका हुआ है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट से इस वक्त एक और धमाके की खबर आ रही है। अब से कुछ देर पहले एक धमाका हुआ था और इस वक्त एक और मजीद धमाके की खबर आ रही है काबुल एयरपोर्ट से। पहले धमाके में 11 अफराद के हलाक होने की इत्तला है, कई अफराद जख्मी हुए हैं और इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर एक और धमाके की खबर मिल रही है। जो ताजा तस्वीरें हैं, जो इस वक्त की धमाके के बाद की तस्वीरें हैं, वो न्यूज़ 18 उर्दू लगातार आपको दिखा रहा है। तो पहले धमाके में 11 अफराद के हलाक होने की खबर आ रही है और तालिबान ने बाकायदा तस्दीक कर दी है। 13 अफराद अभी तक हलाक हुए हैं धमाके में। तालिबान ने बाकायदा तस्दीक की है कि 13 अफराद इस धमाके में हलाक हुए हैं। तो काबुल एयरपोर्ट के करीब एक और धमाके की खबर आ रही है। धमाके में मुताद्दिद अफराद के जख्मी होने की खबर आ रही है। अब से कुछ देर पहले एक बड़ा धमाका हुआ था, उसके बाद एक और धमाका हुआ है। फ्रांस ने बाकायदा अलर्ट जारी किया था कि काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास मजीद धमाके हो सकते हैं और इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के करीब से एक और धमाके की खबर मिल रही है। इस धमाके में मुताद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। हालांकि इन धमाकों को लेकर तालिबान का भी बयान आ गया है। तालिबान ने 13 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि तालिबान ने इन धमाकों में 13 अफराद की मौत की हलाक होने की तस्दीक कर दी है। तो अफगानिस्तान के हालात लगातार नाजुक बने हुए हैं और तालिबान के आने के बाद से काबुल और इसके आसपास के जो भी इलाके हैं पूरे अफगानिस्तान में एक बेचैनी सी है और शायद यही वजह है कि लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट के करीब एक और धमाके की इस वक्त खबर आ रही है। अफगानिस्तान के हालात और इसके अलावा अफगानिस्तान के हालात का खित्ते पर क्या कुछ असर होंगे। आज हिंदुस्तान में भी कुल जमाती मीटिंग हुई है और जो ये धमाके हुए हैं इस पर और हम बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का भी मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। आखिर अफगानिस्तान को क्या तनहा छोड़ दिया गया है? क्या अफगानिस्तान के लोगों को तनहा छोड़ दिया गया है? जिस तरह से बेचैनी, डर और खौफ के साए में अफगानिस्तान के लोग रह रहे हैं, ऐसे में अब दुनिया को क्या अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है? और इसके अलावा आज हिंदुस्तान ने भी अपना मौकिफ साफ कर दिया है। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर कुल जमाती मीटिंग की थी और अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर भी हिंदुस्तान ने अपना एक प्लान तैयार कर लिया है और हिंदुस्तान ने कहा है कि जिस तरह के हालात अफगानिस्तान पर हैं उस पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर वो अमल कर रहा है, क्योंकि कई ममालिक ऐसे हैं जो अभी अफगानिस्तान के हालात पर नजर टिकाए हुए हैं कि वहां पर जैसे जैसे हालात बनेंगे उस तरह से वो अपनी पॉलिसी पर काम करेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात अब बने हुए हैं, लगातार अफगानिस्तान से नाजुक और खराब हालात की खबरें आ रही है। जो धमाका हुआ है, इस धमाके में 13 अफराद के हलाक होने की तालिबान ने तस्दीक कर दी है और एक और धमाके की खबर इस वक्त अफगानिस्तान से काबुल से आ रही है। यानी 2 धमाके अब तक काबुल एयरपोर्ट पर हो चुके हैं। पहले धमाके के बाद की तस्वीरें और इस वक्त की बड़ी हम खबर आपको बता दें कि एक और धमाका काबुल एयरपोर्ट पर हुआ है। पहले धमाके में 13 और ये देखिए, ये तस्वीरें धमाके के बाद की तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ये पहली तस्वीरें जो न्यूज़ 18 उर्दू के पास आई हैं। काबुल एयरपोर्ट पे धमाके के बाद लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस धमाके में जख्मी हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शुरुआती तस्वीरें इस धमाके के बाद इलाज के लिए लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है।
कई अफराद के जख्मी होने की खबर आ रही है। तालिबान ने 13 अफराद की मौत की तस्दीक की है इन हमलों में। तो धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खून में लथपथ हैं और जो लोग बच गए धमाकों में, वो जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। लगातार हालात नाजुक बने हुए हैं काबुल में और अफगानिस्तान के हालात पर मजीद बातचीत हम करेंगे। तालिबान ने 13 अफराद की मौत की तस्दीक की है और इसके अलावा काफी बड़ी तादाद है जिसमें लोग जख्मी हुए हैं। धमाके में गार्ड्स भी जख्मी हुए हैं। तालिबान ने इस बात की भी तस्दीक की है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ है इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स भी जख्मी हुए हैं। तालिबान ने 13 अफराद की मौत की तस्दीक भी कर दी है और इस धमाके के बाद जो अफरा तफरी है, जो जख्मी अफराद हैं, उन्हें जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। और अफगानिस्तान के हालात पर क्या कुछ अब हालात बनते जा रहे हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, तर्जुमान है कांग्रेस से। अनिल तिरुगनाथ जी, साबिक एम्बेसडर हैं। गुलरेज शेख साहब, तर्जुमान हैं बीजेपी के। और आदिल हसन आजाद साहब MIM के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं अनिल तिरुगनाथ जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, अफगानिस्तान के हालात बड़े नाजुक हैं और अभी आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक कई धमाके काबुल में हुए हैं। बाकायदा अलर्ट जारी किया गया था। अभी जो शुरुआती खबर अनिल तिरुगनाथ जी मिल रही है कि अफगानिस्तान और खासतौर से काबुल में हालात बहुत नाजुक हैं। जी हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि काबुल और क्या पूरा अफगानिस्तान के हालात बहुत नाजुक हैं और बहुत परेशानी करने वाले हैं। लेकिन ये इंटेलिजेंस इनपुट अमेरिकन ने काफ़ी दिन पहले से दे रखा था। उन्होंने लोगों को कहा था कि आप एयरपोर्ट के पास ना आए, चले जाएं यहाँ से, अपने पूरे सिटीजन्स को भी और दूसरे लोगों को भी जो आना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी दिन से ये खबर आ रही थी कि आईसिस, जिसको डैश बोलते हैं, खुरासान, वहाँ पर वो कुछ हमले करने की तलाश में है। इससे 2 चीज़ साबित होती है। एक तो ये कि पूरी तरह जो काबुल की सिक्योरिटी है वो तालिबान के पूरे हाथ में नहीं है, क्योंकि हालांकि उन्होंने हक्कानी नेटवर्क वालों को, जो हक्कानी ग्रुप है, उसको दे रखी है वहाँ की सिक्योरिटी। लेकिन तालिबान को किस तरह से वो आईसिस के साथ में हैंडल करेगा, या दूसरे इतने सारे वहाँ पर ग्रुप्स हैं जिनके अपने एजेंडाज हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसको मैं समझता हूँ कि इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान के साथ तो वो लोग बातचीत कर ही रहे हैं रात दिन, लेकिन बाकी दूसरे ग्रुप्स हैं, उनको तालिबान की कैपेसिटी कंट्रोल करने की है या नहीं है। देखिए, जब लड़ाई होती है उसमें तो कोई भी आके आपके साथ लड़ सकता है, क्योंकि सबका एजेंडा एक है, यूरोपियन अमेरिकन पावर को बाहर निकालना है। लेकिन जिस वक्त लड़ाई खत्म हो जाती है और उसके बाद सबके अपने अपने एजेंडाज हैं, तो वो अपने पूरा जो उनको, अभी एक दूसरा जो धमाके की बात हुई है, वो जो होटल था जहाँ पर ये बाहर से जो लोग आए हुए हैं, सैनिक वगैरह अमेरिकन या कुछ, वो सब रहते हैं वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे भी एक धमाका हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है और उसमें जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में लगातार हालात संगीन बने हुए हैं और जिस तरह से धमाके हुए हैं, काफी लोगों के हलाक होने की खबरें आ रही हैं, बड़ी तादाद है जो जख्मी हुए हैं। अभी तक 2 धमाकों की खबर आई है, लेकिन हिंदुस्तान के सामने भी चैलेंजेस हैं और जो चैलेंजेस हैं आज सरकार ने वो अपोजिशन से भी एक तरह से साझा किए हैं। क्या सरकार की जो पॉलिसी अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर, अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस क्या उससे मुत्तफिक है, उससे सहमत है? और जिस तरह से आम जनमानस की मौत हुई है उस पर बेहद दुखद, चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। क्या हालात हो गए हैं उस प्रदेश के, उस देश के, जहाँ पे एक अचानक जिस तरह से हमला होता है और अचानक जिस तरह से इतनी तादाद में तालिबान का कब्जा होता है और लोग हताहत हो रहे हैं। जहाँ तक बात आपने आज अपोजिशन लीडर्स के साथ मीटिंग की बात की है, मीटिंग हुई है और हम सब
पूरी सार्थकता के साथ प्रयास किया कि सरकार जो है अपने नजरिए को रखे और पूरी ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी वो गवर्नमेंट की है, इवैक्यूएशन प्रोसेस कैसे करेगी, हमारे लोग वहां फंसे हुए हैं इस संकट की घड़ी में। अब तो एयरपोर्ट भी सुरक्षित नहीं रहा वहां का, जिस तरह की परिस्थिति है। सरकार शुरू के दिनों में जाग रही होती समय पर, जिस तरह से गुपचुप तरीके से तालिबान के लोगों से कतर में दोहा में बात कर रही थी, उसी समय कोई ऐसी रणनीति अपनाती तो हमारे लोग जो है कम से कम इतने सारे लोग वहां फंसे नहीं होते। हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कितने लोग हैं और क्या उनकी पॉलिसी है, कैसे आप लाएंगे सरकार से। आज सरकार ने इच्छा थी, आज सरकार ने और मिनिस्ट्री ने, एस जयशंकर जी ने तमाम चीजें अपोजिशन के सामने रखी हैं, बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया है, कितने लोगों को अभी वहां से निकाला गया, कितने लोग अभी वहां पर बाकी हैं और किस तरह से जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स की वो काम कर रही है, इस पर तमाम जानकारी दी गई है। मैं आदिल हसन आजाद जी आपके पास आना चाहूंगा और उसके बाद गुलरेज जी आपके पास भी आऊंगा। आदिल हसन आजाद साहब, अफगानिस्तान में इतने नाजुक हालात हैं और इतने चैलेंजेस के बीच में हमारी सरकार, मोदी सरकार काम कर रही है, लेकिन उस पर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऐतराज है और वो रिश्ता पूछ रहे हैं तालिबान और मोदी जी का। है कि लगातार 2013 से लेकर 2021 तक पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लगातार आवाज उठाई थी, बोली थी कि तालिबान को आप कमजोर मत समझिए, आप सीरियस रहिए, हर फ्रंट पे आपको तैयार रहना पड़ेगा। सरकार तो देर से जगती है, वहां पे $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है हिंदुस्तान का, इस देश का। वहां का पार्लियामेंट हमने बनाया, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, और जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी चलती है उसमें भी अफगानी स्टूडेंट्स है, जेएनयू में या दूसरे यूनिवर्सिटी में। सरकार इतना लेट से जगती है, यही दिक्कत है। सरकार डायलॉग करना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग और पहले बुलाना चाहिए। आप जब तक नहीं मशवरा दीजिएगा, जब तक नहीं सब पार्टी का, क्योंकि देश के साथ हर पार्टी खड़ी है, MIM हो या चाहे त्रिपुरा की कोई पार्टी हो, चाहे केरला की कोई पार्टी हो, हम सब देश के लिए हम सब खड़े। गुलरेज जी, क्या वाकई में सरकार ने देर कर दिया? क्योंकि अभी जो हिंदुस्तानी वहां पर फंसे हुए उसमें से तकरीबन 600 लोगों को ही निकाला जा सका है, अभी सिर्फ 600 लोगों का ही इनखला हो चुका है। क्या वाकई में सरकार से कहीं पर चूक हुई है इस मामले में? क्योंकि हालात आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के कितने नाजुक बने हुए हैं। हमारे भाई वो है कि मैं तुच्छी राजनीति नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय है और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ऑल पार्टीज के नेता बाहर निकले, इंक्लूडिंग कांग्रेस के, वे भी सरकार के साथ थे और उनको भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। सरकार के जो काम ये करने की शैली है उससे वे भी एतबार रखते थे, उसके साथ बोल रहे थे। तो मैं ये चाहूंगा कि इसी प्रकार की यूनिटी यहाँ भी मिले, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का जब विषय आता है, नेशनल फॉरेन पॉलिसी का आता है, तो सबको एक दिखना चाहिए। देखिए, जहां तक बात है, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, क्या हमें किसी प्रकार की देरी हुई? देरी नहीं हुई, क्योंकि जो स्थिति हमारी है वैसे ही स्थिति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी है, वैसी ही स्थिति जो है जर्मनी की भी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की भी है, सभी की वही है। और कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस था वो ये कह रहा था कि काबुल गिरने में कम से कम भी कुछ 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन इतनी जल्दी फॉल ऑफ काबुल होगा ये ना यूएस इंटेलिजेंस ने सोचा था, ना ग्लोबल इंटेलिजेंस ने सोचा था। तभी ये हुआ कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने किस प्रकार से अपने ऑफिस को बंद किए। हिंदुस्तान वैसी स्थिति नहीं बनी, हमने तो बहुत कुछ चीजें पहले से करते रहे थे। आप ये देखिए कि हमारे जो दूसरे कौंसिल ऑफिस थे उनको हमने 4-5 महीने पहले ही बाइंड करना शुरू कर दिया था स्थितियों को देखते हुए, लेकिन दूसरी कंट्रीज ने नहीं किया था। तो हमारी स्थिति दूसरे कंट्रीज के मुकाबले बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद एक बात और भी है कि हमें हर कोई वहां पर सपोर्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स हो या जो भी वहां पर प्लेयर्स थे। आदिल हसन आजाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आदिल हसन आजाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे एक सबसे बड़ा आपत्ति है जो आदिल साहब ने कही एक बात, उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि भारत का $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमने वहां पर एड दी थी। इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं कि जब आप पैसा लगाओ तो उससे कुछ ना कुछ मुनाफा कमाना चाहो। क्या हमने वहां पर सलमा डैम बनाया तो क्या हम पानी बेच रहे थे? क्या वहां पे हमने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी तो क्या हम किराया वसूल कर रहे थे? ये वैसा होता है कि एक बच्चे को आपने बर्थडे पर गिफ्ट दिया और वो आदिल हसन आजाद जी जल्दी से आपका रिएक्शन। रिलेशन इनको जानकारी नहीं है जो बैठ गए बीजेपी के पास। बायलैटरल रिलेशनशिप में कोई जरूरी नहीं है कि आप गेहूं दिए तो आपको गेहूं के बदला पैसा मिलता है। ये ताल्लुकात होता है, हिंदुस्तान का भारत एक रिश्ता होता है। सबसे पहले सिक्योरिटी सबसे ठीक आप लिखते हैं, अच्छी बात है, मुझे बोलने दिया जाए। आप मैं नहीं बोलता, मुझे भाजपा के प्रवक्ता से प्रवचन नहीं चाहिए। ठीक है,
भाजपा के प्रवक्ता से प्रवचन नहीं चाहिए। गुलरेज जी मैं आ रहा हूँ, गुलरेज जी आ रहा हूँ, सुन लीजिए। आदिल जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए जी। हम देश की सुरक्षा के साथ हैं, उनसे पूछिए कि मैं गलत फिर बीच में बोल रहा है, फिर बीच में नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ गुलरेज जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ और मैं ये सवाल त्रिगुणाथ जी से भी मैं ये सवाल करूंगा। ठीक है आदिल हसन आजाद जी। देश की सुरक्षा, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और इनको डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने बोला था कि जब साउथ एशिया में कुछ भी बात होगी भारत की अहम भूमिका होगी, लेकिन उस भूमिका में भारत कहीं ना कहीं पीछे रह गया। इसमें ये मोदी सरकार की विफलता है और इस सरकार को मानना पड़ेगा कि वो विफल रहे हैं। आप भाषणबाजी से नहीं, दिमाग से और डिप्लोमेटिक रिलेशन से देश चलता है। सिर्फ भाषणबाजी 8 बजे उठ के नहीं चलता है। और जो सरकार का हमने वहां इन्वेस्टमेंट, मोदी सरकार से पहले भी वहां इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत का, हमने वहां का इलेक्शन करवाया है। चलिए ठीक है, मैं अनिल त्रिगुणाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, देखिए अब जिस तरह के हालात हैं ऐसे में हिंदुस्तान के सामने भी बहुत चैलेंजेस हैं। हिंदुस्तान के लोग वहां पर जो फंसे पड़े हुए हैं उन्हें सरकार किस तरह से लेके आएगी। हालांकि सरकार ने उस पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया है, सरकार ने बताया अपोजिशन को, कॉन्फिडेंस में लिया कि किस तरह से वो काम कर रही है। अनिल त्रिगुणाथ जी, अब जो लोग अफगानिस्तान में फंस कर रह गए, खासतौर से जो हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए, उन्हें लाने में किस तरह की दिक्कतें होंगी, किस तरह की परेशानियों का सामना है सरकार के लिए? अनिल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं अजय उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। शायद अनिल त्रिगुणाथ जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अजय उपाध्याय जी, सरकार के सामने बहुत सी चैलेंजेस हैं जो आज जिस तरह से एस जयशंकर जी ने बताया कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं, और जो हालात हैं वो सबके सामने है, जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा कि जगह जगह नाके लगे हुए हैं, एयरपोर्ट पे लैंडिंग और एयरपोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे उसका जो रवैया, इसकी वजह से इस तरह के बहुत से चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से बहुत तेजी से लोगों को वहां से निकालना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे मुश्किल हालात में क्या अपोजिशन को सरकार से सवाल पूछने चाहिए? क्या अपोजिशन को ऐसे मुश्किल हालात में सरकार के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? देखिए, पूरा विपक्ष जो है और पूरी देश की जनता इस नाकामी निकम्मी सरकार के साथ ही खड़ी है और चाहती है कि देश का माथा जो है ऊंचा रहे, देश के नागरिक सुरक्षित रहें। देश के नागरिक की जान माल की सुरक्षा के लिए यदि हम कोई बात पूछना चाहें तो क्या ये अनुचित है? क्या हमारे लोग यदि वहां पे फंसे हुए हैं और कौन जिम्मेवार होगा, किससे पूछा जाएगा? सरकार से प्रश्न किया जाएगा कि सरकार कैसे स्ट्रेटजी क्या बना रही है। जानने का अधिकार आपको हमको है कि नहीं? हमने सिर्फ इतना पूछा है। बाकी जहां सरकार को हमारी जरूरत है हम हमेशा साथ हैं। सरकार की कुछ गलतियों के कारण हमारे लोगों की नाकामियां सरकार की रही, जिसके कारण हमारे लोग वहां कहीं ना कहीं पहले से यदि इसको एंटिसिपेट किया गया होता, समय पर उनको एवैक्यूएट किया गया होता तो आज इतनी नौबत नहीं आती। हाँ, ये मानता हूं कि अंतिम समय में वो टाइमिंग को लेकर के सभी लोग सशंकित रहे और उतने कम टाइम में जिस तरह से वहां खतरा हुआ, लेकिन हमें तो पता था। हमारी सरकार तो तालिबान से वहां पे बातचीत कर रही थी, दोहा में जाके, कतर में जाके। यदि बातचीत कर रही थी तो क्या बातचीत कर रही थी? दूसरी बात, आज फिर पलायन की नीति प्रधानमंत्री जी ने अपनाया। क्यों नहीं? विपक्ष जब सारे दल के लोग आपसे बैठ गए, आपसे बात करना चाहते थे, तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री का ड्यूटी नहीं है, दायित्व नहीं है कि विपक्ष के साथियों के साथ बैठकर एक बार कॉन्फिडेंस में लेते? किसको आपने भेज दिया? पहले भी ऐसी बातें आई थी जब 2001 में सितंबर में 15 सितंबर और 31 सितंबर 2001 को देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और खुद उसको उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेकर के चर्चा आपस में की थी कि क्या किया जाना चाहिए। लेकिन इतना दम्भ है इस सरकार के प्रधानमंत्री को, आश्चर्य लगता है। अरे भाई, ऐसा मत दम्भी बनिए। और यदि कोई नहीं, सरकार लेकिन काम तो कर रही है, गलती भी है। नहीं, ठीक है अजय उपाध्याय जी, सरकार देखिए, सरकार काम कर रही है और सरकार के सामने भी चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं कि सरकार वहां पर अपना प्लेन भेजेंगे और जो इंडिया ने उन्हें वापस बुला लेंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अब चैलेंजेस बढ़ गए सरकार के सामने भी। दे दीजिए जी भाई, 10 सेकंड सिर्फ समय दे दीजिए। ठीक है जी। सरकार पूरा काम करती रही। चाइना हमारे जमीन के अंदर घुस गया, सरकार पूरा काम करता रही। नेपाल जो हमारा इतना नजदीकी हमारा साथी था, उसको चाइना ने उपनिवेश बनाने की स्थिति में ला दिया। बर्मा में सरकार काम करती रही, तानाशाही वहां पे हावी हो गई और हमारे अगेंस्ट हावी हो गई। श्रीलंका का हाल हमने देख लिया। पाकिस्तान को सिर्फ
कहने की बात करती है, तटस्थ तीसरे देश को बार बार प्रयास करती है कि वो आकर के समझौता कराने की बात करे। तालिबान से दोहा में आप बात कर रहे हो, बिल्कुल देश के लोगों को क्या कॉन्फिडेंस में लिया? ठीक है देखिए, कभी कोई चर्चा हुई? ठीक है, अफगानिस्तान में हालात बहुत नाजुक हैं, उपाध्याय जी से हमें समझना होगा। मैं अफगानिस्तान के हालात में गुलरेज जी मैं आपके पास भी आऊंगा, आदिल हसन आजाद जी और अनिल त्रिगुना जी मैं आपके पास भी आऊंगा। बहुत छोटा सा मैं ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और आज जिस तरह से एक के बाद एक 2 धमाके हुए और अभी भी अलर्ट जारी किया गया है कि मजीद धमाके हो सकते हैं। पहला धमाका काबुल एयरपोर्ट और दूसरा धमाका काबुल एयरपोर्ट के पास एक होटल है जहां पर फॉरेनर से ठहरे हुए हैं, वहां पर यह धमाका हुआ है। अब तक कई अफराद हलाक हुए और कई अफराद के जख्मी होने की खबर आ रही है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, अफगानिस्तान के हालात पर लगातार हमारी यह चर्चा जारी रहेगी। बहुत छोटा सा ब्रेक। काबुल से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पहला धमाका काबुल एयरपोर्ट के करीब हुआ और इसके अलावा दूसरा धमाका भी काबुल एयरपोर्ट के करीब बताया जा रहा है, जहां पर एक होटल के पास यह धमाका हुआ है। शुरुआती तस्वीरें न्यूज़ 18 उर्दू के पास आ गई। लोगों में डर और खौफ है और अफरा तफरी का माहौल है। वो तस्वीरें बताती हैं कि कितना खौफनाक मंजर है इस वक्त काबुल में, जहां पर अब तक 2 धमाके हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जो लोग इन धमाकों के शिकार हुए इनमें बच्चे भी शामिल हैं। धमाके में तालिबान के मुताबिक, जो तालिबान ने तस्दीक की है, तालिबान के मुताबिक 13 अफराद अभी तक इन धमाकों में मारे गए हैं, हलाक हुए हैं और इसके अलावा कई लोग जख्मी हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, धमाकों के पीछे आईएसआईएस का हाथ बताया जा रहा है। तालिबान ने 13 अफराद के मौत की तस्दीक की है इन धमाकों में। अमेरिका ने खुदकुश हमलों का अंदेशा जाहिर किया है। तो अफगानिस्तान के काबुल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां एयरपोर्ट के करीब 2 धमाके अभी तक हो चुके हैं, मजीद धमाकों का खदशा जाहिर किया गया है। इन धमाकों में मुताद्दिद अफराद के हलाक होने की खबर आ रही है। धमाकों के बाद काबुल और उसके आसपास अफरा तफरी का माहौल है। धमाकों के पीछे आईएसआईएस के हाथ होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और शुरुआती तस्वीरें भी न्यूज़ 18 उर्दू आप तक पहुंचा रहा है। काबुल एयरपोर्ट के गेट पर पहला धमाका हुआ और दूसरा धमाका काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक होटल के करीब हुआ है, जिसमें फॉरेन टूरिस्ट मौजूद थे, फॉरेन सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे, जहां पर यह दूसरा धमाका हुआ है। इन धमाकों के पीछे आईएसआईएस का हाथ जाहिर किया जा रहा है। तालिबान ने 13 अफराद के मौत की अब तक तस्दीक की है। कई लोग इसमें हलाक हुए हैं। खुद अमेरिका ने खुदकुश धमाकों का अंदेशा जाहिर किया है और इन धमाकों के बाद की शुरुआती जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग इन धमाकों में जख्मी हुए हैं। कई अफराद के हलाक होने की खबर आ रही है। हालांकि तालिबान ने तस्दीक की है कि इन धमाकों में अब तक 13 अफराद हलाक हुए हैं। तो लगातार अफगानिस्तान में हालात नाजुक बने हुए हैं और इन धमाकों के बाद अफगानिस्तान में हालात और ज्यादा खौफजदा होते जा रहे हैं, हालात और ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं। आखिर इन हालात से अफगानिस्तान कैसे निपटेगा, क्योंकि बार बार तालिबान की तरफ से भी बयान आता है, लेकिन उस बयान के बाद उस कहनी और करनी में कितना फर्क है कि तालिबान के आने के बाद लगातार अफगानिस्तान में तशद्दुद बढ़ गया है। सिर्फ काबुल एयरपोर्ट पर पिछले 1 हफ्ते में फायरिंग में 20 अफराद हलाक हुए हैं और आज जो 2 धमाके हुए, इन धमाकों में कई अफराद के हलाक होने की खबर आ रही है। इन्हीं धमाकों पर और इसके अलावा अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन धमाकों को अब सरकार किस तरह से लेगी या इन धमाकों के बाद अब तालिबान का क्या कुछ रिएक्शन होता है, यह भी देखना बहुत अहम होगा। मैं अनिल त्रिगुना जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, मेरी आवाज अब तक आ रही है अनिल साहब? जी अनिल त्रिगुना जी, एक चीज मैं और आपसे समझना चाह रहा हूं कि 31 अगस्त की तारीख अब बिल्कुल करीब है, 5-6 दिन और बचे हैं इस तारीख में। अभी अफगानिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब हैं, आपको क्या लग रहा है कि 31 तारीख जो डेडलाइन दी गई है कि जो फॉरेन सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें एक तरह से अफगानिस्तान छोड़ना होगा, अमेरिका के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें अफगानिस्तान छोड़ना होगा, तो 31 तारीख के बाद तो सर हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे अफगानिस्तान के? बिल्कुल, अभी भी 31 तारीख के ये जो आज जो धमाके हुए हैं, मेरा मानना शायद ये भी हो सकता है कि जो दाइश का खतरा था
अमेरिकन को या वेस्टर्न कंट्रीज को कि ये इस तरह के सुसाइड बॉम्बर्स या अटैक हो सकते हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर, क्योंकि वहां पर तो कोई किसी का कंट्रोल तो है नहीं पूरी तरह से, हर तरह के ग्रुप्स हैं वहां पर, तो वो सब अपना अपना जो भी उनका वो है ऑब्जेक्टिव है उसको करने के लिए तैयार है। तो जब 31 तारीख तक अमेरिका ने कहा है कि जितने लोगों को इवैक्यूएट करना है उनको कर लेंगे, लेकिन आज सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा था कि भाई अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि तालिबान के साथ भले ही इनका कुछ एग्रीमेंट हो भी जाए कि थोड़ा एक्सटेंशन हो जाए या किसी तरह से वो कमर्शियल फ्लाइट्स को तैयार करें या कुछ करें, क्योंकि टर्की के साथ भी बात किया है ताकि वो मैनेज करते रहें एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट को वहां पर। लेकिन सिचुएशन जो है 31 तारीख के बाद और भी ज्यादा खराब होने का अंदेशा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है तालिबान के लिए भी। अगर आप सोच लें कि तालिबान नहीं है, जी अगर हम ये मान लें कि तालिबान इन्वॉल्व नहीं है इसमें, तो भी आप ये सोच लीजिए कि अगर तालिबान या आईसिस के साथ लड़ाई लड़े या जो पंजशीर में या इधर उधर प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ करे, या जो एक डिसग्रंटल लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, उनको संभालें, तो एक उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और किस तरह से वो दुनिया की जो एक्सपेक्टेशंस हैं टेररिज्म के मामले में, वायलेंस के मामले में, वुमेन के राइट्स के बारे में, उसको किस तरह से पूरा कर पाएंगे, मैं समझता हूं ये एक बहुत अपहिल टास्क है। नहीं बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है कि सर अफगानिस्तान में तालिबान के सामने तो चैलेंजेस हैं, लेकिन एक सवाल अनिल जी और है कि क्या पूरी दुनिया ने, चाहे हम अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, या जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, क्या उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया है? क्या होगा अफगानिस्तान के लोगों को? आप देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं, या दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए अबू जी, मेरा क्या मानना यह है कि देखिए पहले सोवियत यूनियन, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इसीलिए नहीं बोलते हैं अफगानिस्तान को, आपने देखा है कोई भी वहां पर, चाहे वो ब्रिटिश रहे हो या सोवियत यूनियन रहा हो या अमेरिका हो गया, ये जब भी एक ऐसे ऑक्यूपाइंग फोर्स की तरह यहाँ पर आए हैं तो वो खुद धूल चाट के गए हैं, और ये एक बात सत्य है। और इसलिए मैं समझता हूं कि अब उनमें वो बिल्कुल ना तो ये मादा है और ना ही कोई इस तरह की उनकी इच्छा है कि वो यहाँ पर आकर के मिलिटरीली किस चीज को सपोर्ट करें। तो मैं नहीं समझ पाता, इसलिए वो खाली उनके पास दो ही चीजें हैं कि वो पूरी तरह ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करें, ताकि जितने हजारों लाखों लोग जो भागना चाह रहे हैं वहां से, वो भागने के बजाय ये सोचें कि शायद है उनके लिए कुछ होप यहीं पे हो, क्योंकि सब लोगों को इवैक्यूएट करना बड़ा मुश्किल है। जो मेन अमेरिकन थे ज्यादातर को वो ले गए हैं, फॉरेनर्स को उन्होंने निकाल लिया, थोड़े बहुत अपने लोगों को भी जो उनके साथ काम करते थे ट्रांसलेटर्स, लेकिन अभी भी तो लाखों लोग बाहर बैठे हुए हैं इधर उधर। बिल्कुल, अब उन सबको और तो इसलिए ये एक बड़ा मुश्किल काम है। मैं नहीं समझ पाता कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी फाइनेंशियल सैंक्शंस डालेगी या उस तरह की बातें करेगी, और उसके लिए मेरे ख्याल से तालिबान को सबसे पहले जरूरत है कि उनकी जो ये उन्होंने काउंसिल बनाई है अपनी 12 मेंबर की जो गवर्निंग काउंसिल है, उस काउंसिल को पूरी तरह से एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि उसमें आप देखिए हामिद करजाई भी हैं, अब्दुल्ला भी हैं और मुल्ला बरादर भी हैं, तो ये सारे लोग हैं, और जो भी एल्डर्स हैं वहाँ के, उन सब के साथ मिलकर के बिल्कुल, जब तक अफगानिस्तान में बाकायदा सरकार नहीं बन जाती है, बाकायदा एक गवर्नेंस नहीं हो जाती, तब तक मतलब इस तरह का एक खतरा बना रहेगा। आदिल हसन आजाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आदिल जी, पिछले साल सरकार ने, डोवाल साहब ने और जयशंकर जी ने यूएस एनवॉय से मुलाकात की थी इसी अफगान मुद्दा पर, और 1 महीना पहले पार्लियामेंट में जयशंकर जी ने कहा था कि अमेरिका और भारत एक है अफगानिस्तान इशू पे। तो अमेरिका अपने लोग को लेके चला गया और भारत के लोग को छोड़ दिया है, जो एम्बेसी में काम कर रहे थे, जो उससे पहले जो अफगानी इंडियन एम्बेसी में काम कर, उसको भी छोड़ दिया। उस पर भी और पार्टी मीटिंग में सरकार कुछ नहीं बोल पाई, और अमेरिका अपना बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर चॉपर से लेकर अपने लोग को लेकर भारत को आइसोलेट करके छोड़ दिया है। आप उस पर इतना डिपेंडेंट क्यों हो जाते हैं? इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री, हमारा एक वजूद है दुनिया में, हमारा एक पहचान है, तो हर कुछ हम इतना उसकी मोहताजी क्यों दिखलाते हैं? और ट्रंप ने कहा था कि हम अमेरिका और भारत साउथ एशिया में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आज कहाँ है वो रोल? अमेरिका आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हम अध्यक्ष हैं, हम प्रेसिडेंट हैं, और हमें क्यों? लेकिन आदिल जी, अब सिचुएशन को समझना चाहिए कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है सरकार के सामने। अब अफगानिस्तान के हालात आप देख रहे हैं किस तरह के बने हुए हैं। आपकी बात समझ, 1 महीना पहले जब फॉरेन मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में बोला था कि अमेरिका और
भारत एक है अफगानिस्तान मुद्दा पर, तो आज अमेरिका हमारे अलग कर दिया, तो सरकार को समझना पड़ेगा ना कि किसी पर इतना डिपेंड नहीं होना है। हम इंडिया, चलिए ठीक है, ठीक है गुलरेज जी आपका जवाब दे रहे हैं, चैनल ओपन रखेंगे, ठीक है गुलरेज पर जो इतना डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है आदिल जी अब सुन लीजिए, आदिल जी सुन लीजिए, गुलरेज जी जवाब दे रहे हैं जी, गुलरेज शेख। जहां तक भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात है, भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा स्वतंत्र थी, है और रहेगी। हम अमेरिका के साथ बहुत क्लोज पार्टनर है, अलाय नहीं है, क्लोज पार्टनर है और कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा कि जब हमारे अभी जो लैंडिंग हो रही थी इंडियन एयरफोर्स के जेट्स की, हमारे लोगों को ले जाने के लिए उसमें अमेरिकन ने पूरा कोऑर्डिनेट किया, पूरा उसमें सहयोग किया। और आज अमेरिका ऐसा नहीं कि वो निकल गया है और उसके लोगों को निकल गया, उनके भी कई हजारों लोग हैं, हमारे इतने नहीं, उनके हजारों लोग अभी भी वहां पर हैं। इसीलिए बार बार ये बात उठ रही है ब्रिटेन की तरफ से, दूसरी कंट्रीज की तरफ से, कि अभी उस 31 की जो अगस्त की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया जाए। तो ये बात सरासर फिजूल की है और इस पर ये छीटाकशी होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 45 मिनट तक परसों ही व्लादिमीर पुतिन जी से भी बात की है, अन्य जर्मनी की चांसलर से भी उनकी बात हुई है। तो हमारा कोऑर्डिनेशन हमारे जितने पार्टनर्स थे उन सब के साथ है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे एंजेला मर्केल हो, चाहे जो बाइडेन हो। तो लेकिन गुलरेज जी अब सवाल, गुलरेज जी एक सवाल यहां पर यह भी है कि ठीक है पीएम मोदी जी लगातार राब्ते में बने हुए हैं और जिस तरह से आज फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया, जयशंकर जी ने बताया कि किस तरह से वहां पर चैलेंजेस के बीच में सरकार काम कर रही है, मिनिस्ट्री काम कर रही है, लेकिन 31 अगस्त के बाद जो लोग इतने बुरे हालात में फंसे हुए हैं, 31 अगस्त के बाद तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे अफगानिस्तान में, फिर किस तरह से उन लोगों को लाया जाएगा? नहीं, 31 अगस्त तक हम अपने सभी लोगों को ले आएंगे, इस पे हम कोई चिंता का विषय नहीं है। अब उसके बाद अफगान के सरकार के साथ किस प्रकार से संबंध रखने हैं या नहीं रखने हैं, उन सब चीजों पर विचार होगा। हमारा संपर्क और संबंध अफगानिस्तान के लोगों के साथ है, हमारी दोस्ती, हमारे जो रिश्ते ताल्लुकात है वो अफगानिस्तान की आवाम के साथ है। उनके लिए जो अच्छा कर सकेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी प्रायोरिटी ये नहीं है, प्रायोरिटी अभी चलिए ठीक है आदिल जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन में, उसके बाद उपाध्याय जी आ रहा हूं जी। अभी आज सरकार ने और पार्टी मीटिंग में ये नहीं बतला पाया जो इंडियन एम्बेसडर ऑफिस में जो वहाँ डिप्लोमेट ऑफिस है उसमें कितने इंडियन अफगानी हैं और कितने को लाना है, अभी तक सरकार नहीं बता पाई है। जो 31 बात कर रहे हैं ये भारत सरकार के तरफ से नहीं, भाजपा का प्रवक्ता है, भारत सरकार ने और पार्टी मीटिंग में नहीं बोला है, नहीं बोला है ऑल पार्टी मीटिंग में। हक्कानी नेटवर्क के बारे में बता दें, यही हक्कानी नेटवर्क में वहां पर एम्बेसडर के ऑफिसर, एम्बेसडर ऑफिस में एक आदमी शहीद हुए थे, इस नेटवर्क का योगदान। ठीक है आदिल जी, आदिल हसन आजाद साहब, आदिल जी देखिए ऐसा नहीं है, देखिए अब यहां पर तो सबको एक साथ आना होगा कि जो हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उसमें चाहे अपोजिशन हो चाहे सरकार हो, अब सबकी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि अब नहीं बिल्कुल जो लोग फंसे हुए हैं, जिनकी जान पर बन आई है अफगानिस्तान में, देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में डिबेट पे बैठकर सरकार की बखिया उधेड़ने से अच्छा है कि अब इस पर सोचा जाए कि किस तरह से जो लोग फंसे हुए उन्हें लाया जाएगा। सरकार तो कोशिश कर रही है सर, किस तरह की कोशिश होता है? आप पिछले साल आप पार्लियामेंट में बोलते हैं कुछ और, आप दोहा में मिलते हैं कुछ और, आप और पार्टी मीटिंग में कुछ और बोलते हैं, सरकार का विरोधाभास है। ठीक है नहीं ठीक है मैं उपाध्याय जी, मैं गुलरेज जी में आ रहा हूँ, गुलरेज जी सुन लीजिए, क्या ये बैठिए महोदय है ऑल पार्टी, गुलरेज जी सुन लीजिए, गुलरेज जी मैं आ रहा हूँ, गुलरेज शेख जी मैं आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ। उपाध्याय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं अजय उपाध्याय जी, अब इस मुश्किल घड़ी में क्या आपको नहीं लगता है कि अपोजिशन, सरकार सभी मिलकर, क्योंकि वहां पर हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, हमारे आपके भाई जो हैं वो फंसे हुए हैं, उन्हें किस तरह से वापस लाना है? सरकार से चलिए एक वक्त मान लीजिए गलती हो गई, सरकार से देरी हो गई, लेकिन अब क्या इस पर हम छीटाकशी करेंगे? एकदम नहीं। हम लोग का कंसर्न ही यही है कि हमारे लोग हैं वो, सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, हम लोग उस तरह के लोग नहीं है जो कम से कम जब हमारे लोगों के पर जान पे आ रही हो तो भी हम सियासत कर रहे हो। ये भाजपा की रणनीति रही है और वो करती है, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है। हम इस भारत सरकार के साथ है, हम शुरू से लेकर आज तक जो भी रणनीति अपनाए वो क्लियरिटी रहे और उसके साथ हम हमेशा है।
हमारे नागरिकों की प्रायोरिटी हमारे लिए प्रथम है। दूसरी बाकी लोगों के लिए जो भी अपनी सियासत करनी है वो करे। जहां तक बात आपने अफगानिस्तान की रणनीति की बात की है, तो रणनीति फेल्योर तो इस सरकार की है। इसमें कहने की क्या, कहने में कौन सा गुरेज हो रही है जी? गुलरेज भाई को इतना प्रॉब्लम हो रही है? अरे अब की बार ट्रम्प सरकार, भारत का प्रधानमंत्री जाके किसी देश में बात करता है और कहता है कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है। वो अमेरिका, तो उसकी भलमानसी कहिए वहां के प्रधान राष्ट्रपति की, और इतने सालों के हमारे रिलेशन कहिए कि आज वो हमारे साथ खड़ा है और उसी के कारण हमारे नागरिक वहां से एयरपोर्ट से दिल्ली आने की स्थिति में है। अभी भी हमारी निर्भरता उसी पर है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यही जो है छोटी मानसिकता छोड़ करके और ओछी मानसिकता विदेश नीति में नहीं अपनानी चाहिए। ये कूटनीतिक फैसले लेने चाहिए। ये सरकार के प्रधान को समझना चाहिए। आज वो मजबूरियां नहीं हमें आने वाले फ्यूचर में आए। चलिए इस पर हम और बात करेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जो सोर्सेस से खबर मिल पा रही है कि काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त लाशें बिखरी पड़ी हैं। ऐसी तस्वीरें हमारे पास हैं, लेकिन वो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि दिलखराश मनाजिर हैं। बड़ी तादाद में लाशें एयरपोर्ट पर बिखरी पड़ी हुई हैं। इन 2 धमाकों में काफी जानी नुकसान हुआ है, बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। जी हां, एयरपोर्ट पर दहशतगर्दाना हमले किए गए हैं। तालिबान का खुद इस पर बयान आया है और तालिबान ने यह भी कहा है कि हमने अमेरिकी फौज को पहले से ही अलर्ट कर दिया था। इस तरह के धमाकों को लेकर तालिबान ने यह भी कहा है कि इन हमलों के पीछे आईएस का हाथ हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि जिस तरह की तस्वीरें, जो मंजर इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर है, वो हम टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि सोर्सेस से जो खबरें आ रही वो यही है कि काबुल एयरपोर्ट पर लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं। जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें एंबुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल है। लगातार अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं अनिल तिरुगुराज जी आपके पास आना चाहूंगा। अनिल जी, अब अफगानिस्तान के हालात किधर जाएंगे, क्या लग रहा है? क्योंकि अभी कोई मुकम्मल कोई सरकार भी नहीं बनी है, बातचीत का दौर चल रहा है। अब फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं अफगानिस्तान का? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो अभी पहले थोड़ा खराब होगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस तरह की गवर्नमेंट वो बना पाते हैं, किस तरह के इंटरनेशनल इक्वेशंस बनती हैं, किस तरह का उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है। उस सब चीज के ऊपर डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी सरकार की और उनका। क्योंकि देखिए, कैप्चर करना टेरिटरी को बड़ा आसान है, गवर्न करना बहुत बड़ा मुश्किल है, खासतौर से जबकि उनके पास में एक इमेज डेफिसिट है जिसको वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से किसी तरह से। तीसरी चीज यह है कि क्या आज जो 20 साल तक जो अफगान लोग एक दूसरे सिस्टम को जी रहे थे या एक्सपीरियंस कर रहे थे, क्या वो फिर से पुराना तालिबान के जो रिग्रेसिव पॉलिसीज अगर चली तो उसमें सब्जुगेट कर पाएंगे? अगर नहीं तो फिर एक सिविल वॉर होने की संभावना है। तो सिचुएशन अभी मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में और खराब होगी, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और जब तक के ये पूरा जब तक के विदेशी या यूरोपियन लोग उनको ये आईएस हो, डैश हो, इनको ये टारगेट्स दिखते रहेंगे वहां पर, तब तक आप ये मान लीजिए कि ये डैश जिसने सब जगह इस तरह का काम किया है उसको वो छोड़ेंगे नहीं। और अलकायदा भी 15 प्रोविंसेस में वहां पर है। तो मेरा मानना ये है कि तालिबान भले ये कहता रहे कि हम एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे अपने उससे टेरिटरी से टेररिज्म को, लेकिन वो कंट्रोल कैसे करेंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। भले ही अगर खुद भी ना भी इनको इंडल्ज करें उसमें, तो ये बड़ी। लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ जो सियासत से थोड़ा दूर, जो हमारे दोस्त लोग वहां पर बात कर रहे हैं, कि देखिए आज से नहीं, अफगानिस्तान में जब से ये प्रॉब्लम हो रही है, तालिबान के बारे में पता लगा है, भारत सरकार ने बार बार एडवाइजरी इशू करी है, सारी कंपनी, सारे भारतीयों को बताया गया कि आप निकलिए। अभी कमर्शियल फ्लाइट्स जब तक चल रही थी वो तब तक बाहर आ रहे थे। लेकिन होता ये, मैं कई इवैक्यूएशंस में इन्वॉल्व हो चुका हूं और मैं खुद पर्सनली जानता हूं कि बड़ा मुश्किल होता है, बहुत से लोग नहीं निकलते हैं टाइम से। बिल्कुल। दूसरा, कभी सिचुएशन ऐसी होती है अफगानिस्तान में सर, जितनी तेजी से हालात बदले वहां के लोग भी नहीं समझ पाए, बल्कि अशरफ गनी भी वहां के हालात को नहीं भांप पाए, उन्हें भी आखिरी टाइम पे भागना पड़ा। सर, क्या आपको अनिल जी नहीं लगता है कि अमेरिका की जो गलतियां हैं उसे आज अफगानिस्तान के लोग भुगत रहे हैं? जिस तरह के धमाके और फायरिंग या जिस तरह के हालात हैं, ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी नाकामी कही जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा नाकामी, जो अब ये तो बड़ी किताबें लिखी जाएंगी इस बात के ऊपर, आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी द्वारा। लेकिन मेरे को लगता है कि जिस तरह उन्होंने हेस्टी एग्जिट किया अपना,
जिसमें जैसे रातों रात बगराम में एयरफोर्स एयरबेस छोड़ करके चले गए, अफगान लोगों को पता ही नहीं है, वो अगले दिन जगह तो मालूम अमेरिकन चले गए, साथ में सारा जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट सिस्टम उनका सॉफ्टवेयर वो सब चले गए जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इससे तो क्लियर है कि ना ही के वो तालिबान के साथ बात कर रहे थे, बल्कि जो अफगान फोर्सेस का मोराल या आप कहिए जो अफगान गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी चलने की या पार्टिसिपेट करने की, उस सबको अमेरिका ने एक तरह से अपने जाने से और जिस तरह का एग्जिट उन्होंने किया है उसकी वजह से ये जो इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है अफगानिस्तान में, ये एक सीधा डायरेक्ट रिजल्ट है उसका। बिल्कुल गुलरेज शेख जी, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात खराब होंगे तो अब चैलेंजेस हिंदुस्तान के सामने भी है, हिंदुस्तान को भी बहुत मोहतात रहने की जरूरत है इस तरह के हालात में। उसकी हमको चिंता भी है और इसीलिए जो हमारी सीमाएं हैं, विशेषकर जो कश्मीर वाली सीमा है, उधर हमने सिक्योरिटी को भी बीफ अप किया है, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि हमारा ही अंग है, वहां तो तालिबान को पूरी एक्सेसिबिलिटी मिल गई है वाया पाकिस्तान, तो वो क्रॉस नहीं हो और हमारे कश्मीर के ऊपर उसका कोई साया नहीं पड़े। इसलिए डेफिनेटली हमारा इंटेलिजेंस भी और हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी सेना है, उसने अपनी सिक्योरिटी को चाक चौबंद कर रखा और बीफ अप कर रखा है, इसलिए कोई समस्या होनी नहीं है। देखिए पहले जो हुआ था 90s के दशक में, जो हुआ था कि जब वहां पर सोवियत यूनियन हारा था और उसके बाद जो लड़ाके थे वो पाकिस्तान ने यहां धकेल दिए थे, उस हिंदुस्तान में और आज के हिंदुस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहली बात तो हमारे सिक्योरिटी apparatus और इंटेलिजेंस में बहुत परिवर्तन आ चुका है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है। नहीं, बहुत जाहिर सी बात है कि जिस तरह के हालात हैं बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। आदिल जी बिल्कुल वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आपके पास आऊं, बहुत माजरत, लेकिन अब ऐसे में हिंदुस्तान को बहुत मजबूत पॉलिसी बनाने की जरूरत है। अफगानिस्तान के हालात पर हिंदुस्तान को नजर रखनी होगी और सरकार को जल्द से जल्द जो लोग हिंदुस्तान के लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उन्हें किस तरह से अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लाया जाए, इस पर सबसे ज्यादा नजर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, अनिल तिरुगनाथ जी, गुलरेज शेख साहब और आदिल हसन आजाद साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अफगानिस्तान के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि काबुल में दोनों धमाकों में कई अफराद के हलाक होने की खबर आ रही है, कई अफराद जख्मी हुए हैं, अभी भी अफरा तफरी का माहौल है और तालिबान ने इस बीच साफ कर दिया है कि आईएस का हाथ इन हमलों में हो सकता है। तालिबान ने इस बात को भी साफ किया है कि तालिबान का कोई हाथ इन धमाकों के पीछे नहीं है। तालिबान ने भी बाकायदा जो पहला धमाका हुआ था उसमें 13 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की है और अभी भी तालिबान की नजर पूरे हालात पर बनी हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू की भी नजर पूरे अफगानिस्तान के हालात पर और खासतौर से जो काबुल में धमाके हुए हैं इस पर बनी हुई है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 उर्दू पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आदाब।